यानी कि जो सिपा सलार हैं सैयद आसम मुनीर हैं, उनके साथ एक मुलाकात की। जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मजबूर कर सकते हैं, सहाफियों को सहाफत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अदालतों को याद रखें, अमेरिका मुफ्त में कभी लंच नहीं खिलाता। अब पाकिस्तान और अवाम को इसकी सदर भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर की उनकी कैबिनेट को, आपको मालूम है कि इमरान खान को किस तरह दबाने के लिए ये हुकूमत बशमूल ये था ना कि जो पीटीआई के जो फॉलोअर थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। फॉलोअर्स नहीं जी, उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाया गया है, उसको हेड बनाया गया है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा साजो फौजी साजो सामान भी देंगे, जदीद जहाज भी देंगे, सिस्टम भी देंगे। इमदाद मार्को रूबियो और मशरिक वस्ता के इसके नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी मौजूद है, जो कि मैं जिक्र कर चुका हूं, और अमेरिका के लिए किरदार अदा करना है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी बेसिस, यकीनन पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुकम्मल खत्म नहीं करेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि होने नहीं देती, गुलामी की हद तक वो नहीं चाहते कि जो इंडिया और पाकिस्तान। उनका नाम था हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान बादशाह जो थे, उनके 40 साल हम दामे दरमे सखने ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल की इस एग्रेशन को कंडेम करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतीक रहमान सिद्दीकी, जो कानूनदान भी हैं और सियासत पर भी गहरी नजर रखते हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे, जो कह लें कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसम मुनीर साहब, उनका जो दौरा है वाशिंगटन है वो कैसा रहा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कैसी मुलाकात रही। आखिर इस मुलाकात के बाद क्या होगा, इस मुलाकात के अंदर जो अंदरूनी कहानी है वो क्या है, आज हम जानेंगे अतीक रहमान सिद्दीकी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। बड़े दिनों के बाद चेहरा दीदार करवाया आपने, माशाल्लाह। सर एक्चुअली जो है ये आपको पता है, पहले ईद उल अज़हा के दिन आ गए, सही, और उसके बाद जो है ना प्रोफेशनल मसरूफियात कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, सही, और फिर आप समझ ले 10-12 दिन बाद इंशाल्लाह आई हैव कम बैक टू माई रूटीन, और इंशाल्लाह आप डेली आपके साथ टाइम देंगे और लेटेस्ट इशू पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, यानी कि जो सिपा सलार हैं सैयद आसम मुनीर हैं, उनके साथ एक मुलाकात की। जबकि होता ये है, माजी में हमने ये देखा है कि जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिस तरह के इस वक्त के कह लें कि शहबाज शरीफ साहब हैं, इससे पहले इमरान खान साहब थे, या उससे पहले जो भी थे, मेरा ख्याल है खकान अब्बासी साहब थे, या जो भी था, उनको बुलाया जाता था मुलाकात के लिए। लेकिन ये इस दफा कुछ आज नया ही ऐसा कुछ हुआ है कि जो आर्मी चीफ को बुला लिया है अमेरिका के सदर ने। कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो ये कि आपने जो ये इशू उठाया है ये बड़ा सेंसिटिव भी है, और स्पेशली लाइट मूड में बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब अब आज़ाद मंच होकर अपने ज़मीर के मुताबिक बात करने की कोशिश करते हैं तो कभी आप काबिल ज़ंदीक ठहराए जाते हैं और कभी गद्दार ठहराए जाते हैं, तो अल्फाज का बड़ा सोच कर इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल जंग जब लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। मैंने तो हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक बात भी की है और तजिया भी किया है, और हमेशा ज़मीर के मुताबिक तजिया करता रहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी जो है गुफ्तगू का आगाज़ एक तहरीर से करूँगा, और उसके बाद फिर दौरे वाशिंगटन जनरल आसिम मुनीर का, फिर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात और लंच, उनको जोराना देना, उस हवाले से बात करूंगा कि क्या वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के मुताबिक ठीक था और क्या वहाँ पर डिस्कशन हुई होंगी। तो जैसी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी फिर इस बात करेंगे। तो आज इंशाल्लाह स्पेकुलेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जनरल हमीद गुल की याद आ रही है कि जिन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन मेरी तारीफ करो तो समझो मैंने मुल्क से गद्दारी की है। याद रखें, अमेरिका मुफ्त में कभी लंच नहीं खिलाता। अब पाकिस्तान और अवाम को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। बड़े ही ताकतवर इदारे हैं
اتنے بڑے کہ ریاست اور سیاست بھی ان کے آگے بہت چھوٹے رہ گئے ہیں. یہ اتنے طاقتور ہیں کہ سیاست دانوں کو سیاست چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں, صحافیوں کو صحافت چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں, عدالتوں کو انصاف چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں. ہمارے غلام بن کر رہنا ہے تو ٹھیک, ورنہ قابل زندیق اور غدار ٹھہراؤ گے. تمہاری جان و مال و عزت کی کوئی گارنٹی نہیں. در حقیقت پارلیمنٹ ان کی بنائی ہوئی, حکومتیں اور عدلیہ ان کی لونڈیاں, عوام کیڑے مکوڑے, کیونکہ یہ سب ان کا ہے. ہم سب ہیں خواہ مخواہ اسی میں. یہ ہے غیر اسلامی, غیر جمہوریہ مقبوضہ پاکستان. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو دورہ واشنگٹن ہے عاصم منیر صاحب کا, اس حوالے سے سب سے پہلے مختصر بتا دوں کہ پاکستان میں بہت سے ڈکٹیٹرز گزرے, جس پہ جنرل ایوب صاحب بھی گزرے اور یحییٰ بھی گزرے اور ضیاء الحق صاحب بھی اور پھر مشرف صاحب, اور 3 لوگوں نے جو دورہ کیا, ایوب نے دورہ کیا, ضیاء نے دورہ کیا, پرویز مشرف نے دورہ کیا, تو اس نے مکمل طور پہ مارشل لا امپوز کر دیا تھا اور آئین جو ہے اس کو سب ایبروگیٹ کر دیا تھا یا پھر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور پروویژنل آرڈر کے تحت چلایا یا پھر اپنا آئین دیا. یعنی کہ اور خود صدر بن گئے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے اور پھر چیف ایگزیکٹو بن گئے. لیکن فرسٹ ٹائم اس وقت پاکستان میں ہوا کہ اس وقت کاسمیٹک یا ڈی جورے, یہ کہتے ہیں ڈی جورے کا مطلب قانونی طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز جمہوری طور پہ چل رہا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس صدر بھی ہے, آپ کے پاس پرائم منسٹر بھی ہے, آپ کا پارلیمنٹ بھی ہے, حکومتیں بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں. لیکن ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں سب ماشاءاللہ پلس ہے, یہ سارا کاسمیٹک اور یہ پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہائیبریڈ قسم کی ایک طرح کی حکومت ہے. اصل میں پاکستان میں ماشاءاللہ یہ دور چل رہا ہے جس میں عاصم منیر صاحب عالی نال ہے, اور اس بارے میں جو یہ دور ہے جس کی واضح مثال ہے. اب ڈپلومیٹک پروٹوکول کے حوالے سے دیکھیے, آپ کی ایمبیسی انوالو ہوتی ہے, آپ کے ڈپلومیٹس انوالو ہوتے ہیں یا پھر فارن آفس انوالو ہوتا ہے. یہ سب کوئی بھی انوالو نہیں ہوا. اور جنرل عاصم منیر کا دورہ بھی سرکاری کوئی دورہ نہیں تھا, یہ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی پہ گئے تھے. وہاں پر لابیز کے ذریعے یہ ساری چیزیں اہتمام کروایا گیا, اس میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا, یہ بھی غلط ہے. پھر جب پاکستان میں جو اگر صدر بھی موجود ہے, پرائم منسٹر بھی موجود ہے, تو پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کی ان کی کیبنٹ کو جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں تمام پروٹوکول کو بالا تک رکھ کے, ٹرمپ کا پورا ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا رویہ ایسا لگتا ہے کہ شاپ کیپر اور جسے ریسلنگ کروایا کرتے تھے وہ امریکہ کو بھی اسی طرح چلا رہے ہیں اور فارن ریلیشن کو پوری دنیا میں بھی بنا ہوا ہے. ریسلنگ بھی جو تھی نا وہ لیگل طریقے سے نہیں لڑتے تھے, ہمیشہ بےمانی کر کے مقصد وہی کہنا, جو ریسلنگ میں ہوتا ہی ہے یہ نورا کشتی ہوتا ہے, تو اس نے بھی امریکہ کو بھی مذاق بنا دیا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کو بھی مذاق بنا دیا ہے, اور پھر اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب میں بیسکس پہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی, کیونکہ ابھی تک ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں آئی. تو میرے حساب سے یقینی طور پہ جو ہاٹ اور برننگ ایشو ہے وہ امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ ہے, جس میں اسرائیل یوزرپر ہے, ایگریسر ہے, اور ایران کا کوئی قصور اس پہ نہیں ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے, پوری دنیا بشمول اسلامک سربراہی کانفرنس ہو یا پھر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے اور دوسرے اداروں یورپین یونین ہے, سب نے کنڈیم کیا ہے, انڈیویجولی طور پر بھی کلیکٹیو طور پر بھی. لیکن وہ بھی اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. پھر انشاءاللہ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ پہ ہم بات کریں گے. تو جو وہاں پر بات ہوئی ہوگی, آپ کو پتہ ہے امریکہ سپر پاور ہے, ہم برابر نہیں ہو سکتے. ایوب نے بھی ایک دفعہ بڑا کہا تھا فرینڈز ناٹ ماسٹر, تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس وقت بھی یہ ایک غلام کے طور پہ کام کر رہے تھے, سیٹو اور سینٹو کا حصہ تھے. تو غلام غلام ہی ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, بدماش ہوتا ہے, مائٹ از رائٹ کا اصول ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو کسی طرح دبانے کے لیے یہ حکومت بشمول عاصم منیر صاحب کسی حد تک جا سکتے ہیں, سب کو معلوم ہے. اب بیک گراؤنڈ جانا چاہتا ہوں, صرف ایران پہ بات نہیں ہوگی. جو اسپیکولیشن کی جا رہی ہے اس میں ایران کے معاملے میں انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ ان کا مطالبہ ہے. یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے الگ چیز ہے, اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے ریئر ارتھ مائن اینڈ منرلز پہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے کہ پورے تمام صوبوں نے قانون سازی بھی کر لی ہے ایکسیپٹ
खैबर पख्तूनख्वा जो कि इमरान खान साहब ने रुकवाया, और मकसद वही है, हालांकि ये फेडरेशन का मामला नहीं है, ये प्रोविंस का मामला है, लेकिन SIFC के जरिए जिस 5 इदारों को कब्जा किया गया उसमें ये रेयर अर्थ और माइनर मिनरल्स भी है, इस पे भी बात हुई होगी। यानी कि आप हमें ऑन कर ले, आप जो काम कहेंगे हम करेंगे, वो यही काम चल रहा है। और ट्रंप पूरी तरह से ब्लैकमेल इस काम के लिए कर रहा है कि ये भी काम करो, वो भी काम करो, जो भी हम कहेंगे तुम करोगे तब हम तुम्हें ऑन करेंगे। और ट्रंप उसी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इलेक्शन जब ट्रंप ने लड़ा था तो मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने ट्रंप को हिमायत की, इसलिए कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत चाहते थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो हालात चल रहे हैं इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी लास्ट होप है, जो पाकिस्तान की जंग बाहर में रह के ये था ना कि जो PTI के जो फॉलोअर थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। फॉलोअर्स नहीं जी, पूरे आप देख लिए, अगर आप इंटरनेशनली देखें ओवरसीज पाकिस्तानी बयानात भी हैं उनके ना, जो PTI के काफी सारे फॉलोअर हैं। बात करना चाहता हूं, आप निकाल लें पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी, या तो कोई रह गए, अगर 99% जो है वो PTI के फॉलोवर्स हैं, वो इसलिए कि वो पाकिस्तान के फॉलोवर्स हैं। अगर है नो रह गई है, पीपल्स पार्टी रह गई है, तो मुझे पूरी दुनिया में नहीं, ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को पता है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी है। मैं वो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी है, दे थिंक अभी भी जैसे वो कहने के जो क्या नाम है, से हट जाएंगे, नहीं हटते। ये जो है सैयद आसम मुनीर साहब जैसे वो होटल में पहुंचे हैं तो वहां पर भी काफी हुल्लड़बाजी हुई है वहां पर। इसमें मैं आपको बता दें, आप देख लेना, वो पाकिस्तानी थे, उसमें PTI वाले भी होंगे, पाकिस्तानी भी। शहबाज गिल साहब ने काफी बड़ा वहां पर प्रोटेस्ट तो जरूर जाता, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुल्क के साथ 77 सालों में क्या हो रहा है, और मेरे मुल्क के साथ 9 अप्रैल 2022 है क्या हो रहा है। तो मैं बीइंग पाकिस्तानी अपनी जान भी हाजिर करने के लिए तैयार, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए। मैं फिर एक वकील हूँ, मैं छोटा मोटा एक वकील भी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख है तो वो मफलूकुल हाल पाकिस्तानियों के लिए, गरीब पाकिस्तानियों के लिए, अनपढ़ पाकिस्तानियों के लिए, जाहिल पाकिस्तानियों के लिए, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, बेसिक एक्सेसरीज नहीं है, तो मुझे हम जैसे आप जैसे लोगों को उनका दुख है। अब मैं मौजू पे दोबारा आ जाता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है वो गैर कानूनी है, और ट्रम्प जो है उसके जो कंपनी है वो बिटकॉइन को कारोबार कर रही है, जिसको फ्रंटमैन जो है स्टीव विटकॉफ है, उसका बेटा जो है जैक विटकॉफ है, उसको मिला के एक है साकिब बिलाल, वो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको पाकिस्तान भेजा गया। आसिफ मुनीर साहब से मुलाकात करते रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाया गया है, उसको हेड बनाया गया है। और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि कानून साजी के जरिए पाकिस्तान में भी ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, जिसके जो है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के इम्पैक्ट होंगे अगेंस्ट द गवर्नेंस इन पाकिस्तान, अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मनी एक्सचेकर। उस पर फिर किसी भी प्रोग्राम करेंगे, वो भी मौजू बना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा होगा कि जनाब आप दोबारा सीटो या सेंटो की तरह इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली हमारे साथ हो जाएं और चीन और रूस से दूरी इख्तियार कर लें और हमारी सरपरस्ती में आ जाएं। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका, क्योंकि कहते हैं हम एक ही हैं, उसको तस्लीम करने के लिए जो प्रोसेस काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है वो भी डिटेल में नहीं जाना चाहता। नवाज शरीफ है या जरदारी है, ये सारे मिलके ये तस्लीम करने की तरफ गामजन थे। नवाज शरीफ ने तो आपको याद होगा मौलाना अजमल कादरी ने इंटरव्यू दिया था जब उनकी हुकूमत थी 2018 से पहले, उन्होंने वो विजिट भी किया कोई 7-8 बंदे लेकर। तो कहने का मकसद है उसमें भी तेजी लाए, और बदले में जब हम आपको जो है ना साजो फौजी साजो सामान भी देंगे, जदीद जहाज भी देंगे, सिस्टम भी देंगे, इमदाद भी देंगे, कुछ तजारती मुआहदे भी कर लेंगे, कश्मीर और पानी के मसले को भी सपोर्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई होंगी। अब डिटेल में आएगी तो बातें पता लगेंगी। अब इसके अलावा मैं एक और अर्ज कर दूं, ये एक तो आपने जो बात की ना कश्मीर के हवाले से, इसका तो इनका इशू है, ये इन्हें उठाना ही उठाना था। और एक जो अभी आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की है, इसकी भी जो नाज़रीन खबरें हैं वो काफ़ी इस टाइम गर्दिश कर रही हैं जी। अच्छा, मैं इस पे कश्मीर वाले बात पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि इंडिया जो है
جو اس کو وہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ کشمیر ہے وہ 270 انہوں نے ختم کر دیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ سوائے دکھاوے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہے کہ انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت آزاد کشمیر ہم جسے کہتے ہیں اور وہ اس کو پی او کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، ہو سکتا ہے اس پہ کہے گا بات کرنے کے لیے۔ ہاں پانی کی حد تک کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی جو 1960 میں ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، یہ وقتی طور پہ ان ابینس رکھا ہے انڈیا نے، تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بات کی جائے گی کہ جناب یہ لائن آف کنٹرول جو ہے کشمیر یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اس کو جو ہے نا ہم یہ پرپیچول جو ہے بارڈر ڈکلیئر کر دیں اور یہ لائن آف کنٹرول کی اس کی حیثیت کا ختم کر دیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے نہ پاکستان کو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے نہ نقصان انڈیا کو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ انڈیا اپنے ریئل ایشو سے نہیں ہٹے گا، نہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرے گا۔ اس کے علاوہ کل میں CNN کے اسپوک پرسن وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا، اس میں جو امریکی آفیشل ہے انہوں نے ایک اسپیکولیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق جو تفصیلات ہیں وہ پرووائڈ کی ہے، وہ میں بتانا ضرور چاہوں گا، عوام کو بتانا چاہوں گا۔ اس ملاقات میں عاصم منیر کے ہمراہ ISI چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عاصم ملیک بھی تھے، جبکہ ٹرمپ کے ہمراہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشرق وسطیٰ کے اس کے نمائندے اسٹیو وٹکاف بھی موجود تھے، جو کہ میں ذکر کر چکا ہوں، انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں پاکستان جو عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کے درمیان ریلیشن بنانے میں، کیونکہ اس پہ یہ اسٹیو وٹکاف کا بیٹا جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں جو ہے نا وہ فرنٹ رول پلے کر رہا ہے، ان کے فرنٹ مین کے طور پہ۔ اس بیٹی کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں صرف ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے پاکستان کی عارضی مدد ہی نہیں مانگی گئی، بلکہ پاکستان کو چین اور روس سے دور کر کے امریکی کیمپ میں کھڑا کرنا تھا۔ امریکی آفیشل کے الفاظ ہیں کہ ہم پرانے اتحادی کو واپس لے آئے ہیں، ماشاءاللہ سے اتحادی بھی ہمیشہ جنگوں میں قربانیوں کے لیے یاد آتا ہے اور مفادات جرنیل سمیٹتے ہیں۔ ملاقات میں پاکستانی ملٹری قیادت کو بھارت کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے تو مودی کو بلایا تاکہ باہمی ملاقات کروا سکیں، مگر مودی نے امریکی دورے کی دعوت رد کر کے کینیڈا سے ہی بھارت کی پرواز لے آئی، تو پھر ان کے سامنے نیا پلان رکھا گیا۔ اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرمپ ڈپلومیٹک طور پہ کتنا کمزور آدمی ہے۔ آپ بتائیں کہ جناب 140 کروڑ یا 145 کروڑ عوام کا نمائندہ پرائم منسٹر، جو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر انڈیا کا ہے، اس کو کس کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے؟ ایک جنرل چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے لیے، تو وہ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ تو اس نے میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک شدید وائلیشن کی ہے، جس کی ہر جگہ اس کو مذاق فن بنایا جا رہا ہے، سٹائر کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ پاکستان بھارت کے خلاف اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے چین پر انحصار نہ کرے، بلکہ اس کے لیے امریکہ انہیں امداد دے گا۔ پاکستان نے اگلے سال چین سے جدید طیارے اور ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ ٹرمپ نے آفر کی کہ وہ 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے میزائل سسٹم امریکہ سے خریدیں۔ امریکی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان چین پہ انحصار کیے بغیر بھارت کا مقابلہ کر سکے گا، لہذا حملے کا خدشہ ٹل جائے گا اور چین کی ضروریات ختم ہو جائیں گی۔ ٹرمپ نے عاصم منیر کو یہ بھی کہا کہ انہیں چینی اتحاد سے جیسے برکس وغیرہ سے دور رہنا ہے اور امریکہ کے زیر انتظام گلوبل سیکیورٹی نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے۔ پاکستان کو امریکہ کے سائٹ پر کھڑا ہونا اور امریکہ کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں پاکستان میں امریکی بیسز بنانے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، امریکہ میں بیسز بنانے ہیں جس کے لیے اڈے چاہیے۔ اسی طرح پاکستان اپنے سمندری پورٹس تک امریکہ کو رسائی دے۔ یہ سب امریکہ نے ابھی یا مستقبل میں ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں فوجی نقل و حمل اور کارروائیوں کے پیش نظر مانگا ہے۔ فیلڈ مارشل کو کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایران میں بمباری کے لیے پاکستانی ایئر بیسز بھی استعمال ہوں گی اور زمینی رستہ بھی پاکستان کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی۔ واضح لگ رہا ہے کہ مستقبل میں امریکہ ایران کے اندر گھسنے کے پلاننگ بھی کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان سے زمینی راستہ بھی استعمال کرنے پہ بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے آفر کی ہے کہ پاکستان کی مالی امداد کی جائے گی، اس کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارتی ڈیلز ہوں گی۔ پاکستان کو پھر سے امریکی کاؤنٹر ٹیرورزم میں اپنا اتحادی بنا لے گا۔ پاکستان خطے میں اہم امریکی پلیئر کے طور پہ امریکہ کے کام کرے گا اور چین اور روس کے بالکل مقابل امریکہ ایک بار پھر پاکستان میں بیٹھا ہوگا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کرپٹو کرنسی، منرلز، AI اور انرجی کے مختلف شعبوں کے جو تجارتی معاہدات ہوں گے، جس سے پاکستان کا چین پہ انحصار مکمل ختم ہو جائے گا اور پاکستان
पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इन्हिसार करेगा। यूँ 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला 2 गैर मुंतखब नुमाइंदों और जनरलों ने बंद कमरों में किया, जिसमें आर्जी तौर पर पाकिस्तान को माशी तौर पर सांस लेना तो नसीब हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान चंद डॉलरों और जनरलों के इक़्तिदार को बचाने के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान रहेगा। अगर पाकिस्तान अमरीकी जंग में शामिल हो गया तो यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। यकीनन पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुकम्मल ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि अमरीकी इजाज़त से इसके बाद फौरी तौर पे चीन का दौरा करे और फिर पाकिस्तान ने माजी की तरह एक बार फिर अमरीकी तसल्लुत कबूल कर लिया है, खित्ते में अमरीकी मुफादात का ज़ामिन बन गया है। इससे चीन भी अपनी पॉलिसियों में तवीलुल मुद्दती शिफ्ट लाएगा। पाकिस्तान की ज़रूरियात ख़त्म होते ही अमेरिका आंख चुराएगा, बल्कि उल्टा हमेशा की तरह अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पे डाल देगा, मगर तब पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मैं ये तमाम हालात पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तब तक। देखिए, आप देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है किसी जंग में या जंग के अलावा भी, तो वो चाइना ही है। ठीक है, फॉरेन हवाले से आप देखा जाए, माशी तौर पे भी किया चाइना ने। फॉरेन रिलेशन के हवाले से देखा जाए तो हर मुल्क जो है अपना मुफाद देखता है, लेकिन चाइना क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान का रिलेशन चाइना से 1947 से आज तक 1949 में चाइना बना, तो वो बेहतरीन मिसाली रहा, जिसकी मिसाल दी जाती है कि मतलब ये कोमालिया से जो बुलंद है और फिर समुंदर से गहरी है और शहद से मीठी दोस्ती है अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना की, और चाइना ने साबित की है। अगर हम समझता हूँ कि अब लोग एरिया वाइज, जोग्राफिया वाइज, तो हमें अपने हमसायों से दोस्ती बनानी चाहिए। चाइना से भी बनाएं, सेंट्रल एशिया से बनाएं, तुर्की से भी बनाएं, ईरान से भी बनाएं, मिडल ईस्ट से भी बनाएं, इवन मैं कहता हूं कि इंडिया से भी बनानी चाहिए। मैं इस बात पे हूं, जंग के मैं खिलाफ हूं, और लेकिन वही बात कि बराबरी की सतह पे हो सकता है, लेकिन वही चंद ताकतें होने नहीं देती। गुलामी की हद तक वो नहीं चाहते कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोर इश्यूज हैं जो बना दिए गए हैं उसको रहने दिया जाए, ताकि हम किसी ना किसी बहाने इंडिया के साथ टक टुक लगाए रखें और अपना काम करते रहें। सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में बना दिया गया है, स्पेशली मोदी की हुकूमत ने, और पाकिस्तान तो 77 सालों से सिक्योरिटी स्टेट इन्हीं वजूहात की वजह से बना है। अवाम पाकिस्तानी सबसे अच्छे रिलेशन चाहती है, ऑनोद कह रहा हूँ, इवन इंडिया के साथ भी हमारे पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम से बहुत बेहतर है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में सियासत इंडिया की वजह से नहीं की जाती, पाकिस्तान में कभी डिस्कशन नहीं होती अवाम, इंडियन अवाम, इवन मोदी भी नहीं होता। हम हमदर्द के तौर पे बात करते हैं कि आप देख लीजिए कि हम नेहरू की सपोर्ट करते हैं या गांधी की सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो लिबरल इंडिया की ख्वाहिश रखते थे, वो सेकुलर इंडिया की ख्वाहिश रखते थे। तो बड़े इस खित्ते में हम उसी वक्त आ सकता है कि जब हम अमन और भाईचारे के साथ तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें और इस खित्ते में तजारत करें। आप देखिए ना, अगर एक हम अच्छा खित्ते में देखें, एक अच्छा ख्वाब देखें इंडिया पाकिस्तान, तो पूरे एरिया में तजारत शुरू होगी। इंडिया को भी एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान के जरिए, ईरान के साथ भी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी, और इसी तरह वो तमाम ममालिक जो लैंड लॉर्ड कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान और ईरान इस्तेमाल करते हुए अपनी तजारत भी कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान आगे बढ़े जमहूरी तरीके से और आइन और कानून के मुताबिक बढ़े। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त आइन कानून नहीं है और फिर पाकिस्तान यरगमाल बन चुका है। जी, तो नाज़रीन आपने सुना अतीक रहमान सिद्दीकी साहब को। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूर बात आपसे शेयर करना चाहूँगा जो अतीक रहमान सिद्दीकी साहब ने की है कि हर मुल्क के साथ हमारी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, खा वो अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, किसी भी कंट्री के साथ हमारी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने हर किसी ने सुना होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे उनका नाम था हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान बादशाह जो थे उनके 40 साला दौरे हुकूमत में एक भी जंग नहीं है। तो अच्छा जो कह लें कि जो बादशाह होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो यही होता है कि बातचीत से टेबल टॉक करके मसले को हल करे, ना कि कंट्री को या अपने जो रियासत है या अपनी अवाम है उनको जंग की तरफ
लेकर जाना चाहिए। मेरा ख्याल अतीक और ईमान सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी इजाजत से दो तीन पोस्टें मैं बात करता चलूंगा कि एक खबर आ रही है, आप पता नहीं, इसमें कंफर्म नहीं है, कि जो तर्जुमान व्हाइट हाउस है एना कैली, उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सदर ट्रंप को अमन के लिए नोबल इनाम के लिए नाम तजवीज कर दिया। ये खबर चल रही है। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है, हालांकि इनका ताल्लुक ही नहीं बनता, बहरहाल ये खबर है। इसके अलावा चंद पोस्टें और उसके बाद इजाजत चाहेंगे कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं लेकिन खड़े ईरान के साथ हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई माहिर कानून भी है, माहिर सियासियात भी है, इंतहाई बैलेंस बात करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि अभी ट्रंप और आसिम मुनीर से मुलाकात है, ऐन मुमकिन है ट्रंप से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ फूलों का गुलदस्ता लेकर फील्ड मार्शल को एयरपोर्ट खुश आमदेद कहने चले जाएं। इसी तरह एक और बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ अपडेट्स हैं, कि इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो ईरानी एम्बेसी जाए, और अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीदा इसमें बैरिस्टर गौर साहब भी हैं और उमर अयूब साहब हैं और सलमान अकरम राजा वगैरह लीडरशिप, वो ईरान एम्बेसी गए और उनके साथ इजहार यकजहती भी की, और उन्होंने कहा कि हम दामे दरमे सख्ने ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल की इस एग्रेशन को कंडेम करते हैं। वसतुल्लाह जो साफ़ी साहब हैं वो भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो आखिर में बात जाने इजाज़त से पहले उनकी बात कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हम इतने डसे हुए हैं कि रस्सी भी अब हमें सांप लगती है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की 77 साल तारीख एक दिहाड़ीदार की है कि ये काम है और इसके इतने पैसे लेने हैं, इसलिए ये बात हजम नहीं होती कि कोई लंच करवा कर बस इतना कहे कि आपसे मिलकर खुशी हुई। जी तो नाज़रीन, जैसा कि अतीक और ईमान सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरी दुआ है पाकिस्तान कायम और दायम रहे, मेरी भी यही दुआ है, आपकी भी यही दुआ है। प्राइम मिनिस्टर, हुकूमतें चेंज होती रहेंगी लेकिन पाकिस्तान को सलामत रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम अल्लाह जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।